नमस्कार। जब हम भारतीय संविधान के बारे में सोचते हैं तो अक्सर एक मोटी सी भारी भरकम कानूनी किताब की तस्वीर दिमाग में आती है ना? पर सच तो ये है कि ये उससे कई ज्यादा है। ये तो समझिए हमारे देश का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक मास्टर प्लान है, एक धाकता हुआ दिल है। ये वो नक्शा है जिसके सहारे हमारा देश हर दिन, हर पल आगे बढ़ता है। तो चलिए आज इसके पन्ने पलटकर देखते हैं, समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। एक सवाल है, जरा सोचिए, 1.4 अरब से भी ज्यादा लोगों वाले देश को चलाया कैसे जाए? कैसे सबको एक साथ लेकर चला जाए? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। और यही वो सवाल था जो हमारे संविधान बनाने वालों के सामने खड़ा था। इतने बड़े, इतने विविध देश को एक धागे में पिरोने के लिए उन्हें एक बहुत ही मजबूत, एक सॉलिड ढांचे की जरूरत थी। और बस यहीं से शुरू होती है हमारे संविधान की इस अनोखी बनावट की कहानी। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये ढांचा, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि एक बार बन गया तो बस बन गया। नहीं, ये तो समय के साथ बदला है, बड़ा है। देखिए ना, 1950 में जब ये लागू हुआ तो इसमें थे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। और आज हमारे पास हैं 25 भाग, 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद और पूरी 12 अनुसूचियां। तो ये जो नंबर बढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये कहानी है एक जिंदा राष्ट्र की, जो बढ़ रहा है, बदल रहा है और अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये बनावट है कैसी? चलिए इसको समझने के लिए इसकी सबसे पहली और सबसे मजबूत ईंट से शुरू करते हैं, और वो है संविधान के भाग। तो ये भाग होता क्या है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक किताब के चैप्टर्स की तरह सोचिए। जैसे एक किताब में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं ना, वैसे ही संविधान में भाग हैं। हर भाग एक खास टॉपिक के बारे में बात करता है। जैसे एक भाग नागरिकता पर है तो दूसरा मौलिक अधिकारों पर, तीसरा चुनावों पर। इससे होता यह है कि सब कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज्ड, बड़ा व्यवस्थित रहता है। चलिए कुछ सबसे जरूरी भागों पर एक नजर डालते हैं ताकि एक आइडिया लग जाए। जैसे भाग 1 ये बताता है कि भारत असल में है क्या, मतलब हमारा देश और उसका पूरा क्षेत्र। फिर आता है भाग 3 जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें देता है हमारे मौलिक अधिकार, हमारी आज़ादी की गारंटी। भाग 4 एक तरह से सरकार के लिए एक गाइडबुक है, जिसे हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। फिर भाग 5 में केंद्र सरकार का पूरा कामकाज समझाया गया है। और भाग 9 ये लोकतंत्र को बिल्कुल गांव-गांव तक, जमीनी स्तर तक ले जाता है, पंचायतों के जरिए। अच्छा, अभी हमने भाग 5 की बात की, जो केंद्र सरकार के बारे में है। इसको याद रखने का एक बड़ा शानदार तरीका है। देखिए, जैसे हाथ की 5 उंगलियां जब मिलती हैं तो एक ताकतवर मुट्ठी बनती है ना? बिल्कुल वैसे ही भाग 5 केंद्र सरकार के मुख्य घटकों जैसे राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका, इन सबको एक साथ लाकर एक मजबूत संघ बनाता है। कितना बढ़िया एनालॉजी है। तो ये तो हो गई भागों की बात, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संविधान में एक और बहुत जरूरी हिस्सा है, और वो है अनुसूचियां। अब अगर भाग किताब के चैप्टर्स हैं, तो अनुसूचियां क्या हैं? समझिए ये किताब के आखिर में दिए गए अपेंडिसेस हैं, मतलब वो हिस्सा जहां सारी जरूरी लिस्ट और एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं। तो फिर एक अनुसूची का असली काम क्या है? देखिए, ये कुछ नहीं बस संविधान से जुड़ी हुई लिस्ट और टेबल्स हैं। इनमें क्या क्या होता है? अरे भाई, राज्यों के नाम, कौन सा अधिकारी क्या शपथ लेगा उसका पूरा फॉर्मेट, किन किन भाषाओं को मान्यता मिली है, ऐसी तमाम चीजें। ये वो छोटी छोटी पर बहुत जरूरी बारीकियां हैं जो सरकार को अपना रोज का काम ठीक से करने में मदद करती। और हाँ, बिल्कुल भागों की तरह ही ये अनुसूचियां भी समय और ज़रूरत के साथ बढ़ी हैं। जब संविधान बना तब सिर्फ 8 थीं। फिर देखिए 1951 में ही पहले ही संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़नी पड़ी भूमि सुधारों के लिए। फिर आया 1985 का दौर, जब दल बदल की राजनीति को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची आई। और फिर 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए पंचायतों और नगर पालिकाओं को ताकत देने के लिए 11वीं और 12वीं अनुसूची भी जुड़ गई। अच्छा, इसमें से ये जो 10वीं अनुसूची है ना, ये काफी दिलचस्प है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है। वो आया राम गया राम वाला मुहावरा तो याद होगा। ये उसी राजनीति पर लगाम लगाने के लिए लाई गई थी। होता ये था कि नेता चुनाव किसी और पार्टी से जीतते थे और फायदे के लिए किसी और पार्टी में चले जाते थे, जिससे सरकारें गिर जाती थीं।
तो ये जो कानून था, ये राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। तो अब तक हमने देखा कि हमारा संविधान समय के साथ कैसे बढ़ा है, कैसे बदला है। पर एक बड़ा सवाल मन में आता है कि आखिर ये बदलाव होता कैसे है? क्या कोई भी इसे बदल सकता है? नहीं। और यहीं पे हमारे संविधान का सबसे ताकतवर, सबसे खूबसूरत पहलू सामने आता है। वो ये कि ये कोई पत्थर पर लिखी हुई इबारत नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो सांस लेता है, जो जरूरत के हिसाब से खुद को बदल सकता है। इस सोच को एक बड़ी खूबसूरत बात से समझा जा सकता है। सोचिए, जैसे हम मौसम और समय के हिसाब से अपने कपड़े बदलते हैं, बिल्कुल वैसे ही संविधान को भी लोगों की बदलती जरूरतों के हिसाब से बदलना ही पड़ता है ना? अगर वो नहीं बदलेगा तो पुराना हो जाएगा, वो एकदम कठोर, एकदम रिजिड नहीं हो सकता। और इस बदलाव की जो पूरी शक्ति है ना, वो एक खास नंबर में छिपी हुई है, एक मैजिकल नंबर। और वो नंबर है 368। जी हाँ, आर्टिकल 368। यही वो जादुई अनुच्छेद है हमारे संविधान का, जो हमारी संसद को, हमारी पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सके, बदलाव ला सके। तो ये शक्ति संविधान में मिलती कहाँ है? इसके लिए एक पूरा भाग समर्पित है, भाग 20। और जानते हैं इसकी सबसे अनोखी बात क्या है? इस पूरे भाग में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, और वो है आर्टिकल 368। मतलब पूरा का पूरा एक चैप्टर सिर्फ ये बताने के लिए है कि संविधान को कैसे बदला जा सकता है, ताकि ये जो हमारे देश का ब्लूप्रिंट है ना, ये समय की हर कसौटी पर, हर परीक्षा पर खरा उतर सके। तो हमने भाग समझ लिए, अनुसूचियां देख लीं, और ये भी जान लिया कि उनमें बदलाव कैसे होता है। पर इन सब का असल मतलब क्या है? मतलब भारत जैसे इतने बड़े और इतने अलग-अलग तरह के लोगों वाले देश के लिए ये स्ट्रक्चर इतना जरूरी है क्यों? अगर इसे सीधे सीधे संक्षिप्त में कहें तो यही वो ढांचा है जो पूरे देश को एक साथ बांध कर रखता है। ये सरकार को देश चलाने के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा रोड मैप देता है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच ताकत का एक बैलेंस बनाता है। ये इतनी बड़ी आबादी के लिए नियम कानून तय करता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें समय के साथ बदलने और खुद को और बेहतर बनाने का रास्ता भी देता है। ये इसकी खूबसूरती है। तो आज हमने संविधान की बनावट तो समझ ली, पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया है, पर्यावरण के मुद्दे हैं, समाज की ज़रूरतें बदल रही हैं। तो असली सवाल अब ये है कि हमारा ये जिंदा दस्तावेज, हमारा संविधान, भविष्य में इन नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को कैसे डालेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें या किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि आने वाले समय को देना है। और इस पर सोचना हम सब के लिए। Thanks for watching. Don't forget to subscribe for next video.